फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स की पूरी बुक लिस्ट हम यहाँ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप अगेन एंड अगेन ये बात ना पूछें कि हम कौन सी किताब पढ़ें। अगर आपको लगता है कि किताब चेंज करके बार बार आपको सिलेक्शन मिलेगा तो आप वो ना करें, वो बहुत बड़ी गलती है। और जो भी 71st बीपीएससी भी दे रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छा खासा टाइम है। अगर उनको लगता है कि कोई बुक सफिशिएंट नहीं है तो वो अभी चेंज भी कर सकते हैं। बट जो 70th बीपीएससी वाले लोग हैं उनको मुझे लगता है अपने बुक्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपका कमज़ोर है और लगता है वो आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इन बुक्स की मदद से हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं सेम ही चीज़, तो मुझे लगता है कि हम इसको पूरी तरह क्लैरिफाई करते हैं। अगेन एंड अगेन हम बुक लिस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी बता दूं। अभी हाई कोर्ट में जो मैटर गया था, तो हाई कोर्ट के बाद अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है जो रिजर्वेशन का इशू है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कल जो है उसकी सुनवाई है। देखते हैं। सुनवाई आप सभी को पता होगा कि एक दिन में तो होती नहीं है, वह एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो अब सरकार क्या इसका समाधान निकालती है या फिर क्या सुनवाई जल्दी होता है। सरकार भी मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी को अपनाए हुए है, तो उसके अनुसार चीज़ें होंगी। बट इन सभी के बीच एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस समय जो अपने प्रिपरेशन को रोकेगा या रोकेगी या बहुत लाइटली जो लोग लेंगे, तो एग्जामिनेशन देखो आज नहीं तो कल होना ही है। और एग्जामिनेशन जब भी होगा, जो लोग अभी मेहनत कर रहे होंगे वो लोग आपसे 2 नंबर एक्स्ट्रा लाएंगे। और कट ऑफ में आप फिर यही कहोगे कि मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ। बस वो जो गैप होता है ना, वो यहीं पे क्रिएट हो जाता है कि जब लो पीरियड होता है तो आप अपनी पढ़ाई लो कर देते हो, और जब हाई पीरियड होता है तो अपना पढ़ाई हाई करते हैं। हाई पीरियड में तो सब लोग करेगा। सपोज करो कि आज अगर बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालता है तो आज तो सभी लोग पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर आप तो पीछे रह जाओगे। ऐसे में मान लो आपने गंवा दिया 20 दिन या 10 दिन या 15 दिन, और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा, क्योंकि सिलेक्शन तो आप सभी को पता है कि इसमें अगर अच्छी सीटें आती हैं तो अच्छी भी सीटें कितनी होती हैं आप सभी को पता है। जैसे टीआरई का एग्जामिनेशन होता है, उसका अच्छी सीट का पैमाना अलग है और यहाँ अच्छी सीट का पैमाना अलग है। तो वहाँ का जो बुरा से बुरा सीट भी होगा, यहाँ का अच्छा से अच्छा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। द ओनली पॉइंट दैट आई एम मेकिंग हियर कि आप बहुत ही कम लोगों में सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी चीज़ को कैजुअल तरीके से नहीं ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एसेस करते रहिए। और जो 71st बीपीएससी के हैं उनके पास तो काफ़ी टाइम है, वो बिल्कुल स्क्रैच से आप चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। जो बुक लिस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, थॉरोली आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, उनका नोट्स बनाइए, उसी अनुसार आप पेपर को सॉल्व कीजिए, मेमोराइजेशन की टेक्निक को थोड़ा बूस्ट कीजिए। और अगर डिस्कशन भी आपको करना है तो आप डिस्कशन मोड में भी जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि वाई आई एम सजेस्टिंग दिस बुक्स, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज मैं केवल बता दूं कि ये पढ़ लेना ये पढ़ लेना, तो आपको लगेगा कि यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड। सपोज यू आर रीडिंग वन पर्टिकुलर बुक और मैं कहता हूँ कि नहीं ये बुक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये वो बुक नहीं पढ़नी है, मैं ये कहूँगा कि ये है। तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, कि हो सकता है कि ये वाली बुक ज़्यादा बढ़िया हो। बट स्टिल हम देखते हैं कि देखिए, करंट अफेयर्स का जो मेरा थिंकिंग कहता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज हमेशा से ज़्यादा रहा है बीपीएससी में। अब देखिए, अगर आपने अलग अलग मैगजीन्स देखेंगे, अलग अलग टीचर्स का एनालिसिस देखेंगे, तो उसमें आपको हो सकता है कोई बोले कि 40 क्वेश्चन आया, कोई बोले 30 क्वेश्चन आया। इट डिपेंड्स कि हाउ डू दे क्लासीफाई दीज क्वेश्चंस, राइट। जैसे मान लो कि मैंने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को भी, या फिर अगर कोई पॉलिटी का भी क्वेश्चन है विच आर देयर इन द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली, तो मैं उसको भी करंट अफेयर्स में क्लासीफाई किया, किसी ने पॉलिटी में क्लासीफाई किया, तो वो उस पर डिपेंड करता है। बट मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स में अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन, कई बार 40 क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप, और ये ऐसा सेक्शन है ना जो आपको अदर पीपल से या अदर कॉम्पिटिटर्स से आपको लीड दिलाता है। तो मुझे लगता है कि इसको आपको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ जो बातें आई कि 68th में या 69th में जिस तरह का पैटर्न चेंज हो रहा है, देखो मेरा अपना मानना है कि जो वो चेयरमैन से सर थे वो चले गए हैं, नए चेयरमैन आए हैं। हर व्यक्ति का अपना पर्सनालिटी होता है, जैसे उनका अपना पर्सनालिटी था। तो हो सकता है कि बीपीएससी अपने पुराने मोड पे भी जा सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है बीपीएससी कुछ और इम्प्रोवाइज करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको दोनों मोड के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए।
अगर आपने ठीक ढंग से पेपर को एनालाइज किया होगा, 68 हो 69 हो, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। हाँ, 10 से 15% क्वेश्चन में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी पेपर को ही बदल कर रख दिया गया है। तो करंट अफेयर्स में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे करंट अफेयर्स में आप पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि विजन का 365 आप नहीं पढ़ते थे, तो पीटी 365 अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि वो अभी मिड मई 2024 तक का ही मिलेगा और आपको एग्जामिनेशन देना है उसके बाद का। तो इसमें आप क्या कीजिए, मेरा जो समझ है कि अपडेटेड 1 और अपडेटेड 2 जो 70वीं दे रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, अपडेटेड 2 पढ़ लीजिए और मिड मई के बाद वाला जो मंथली है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मिड मई के बाद वाला जो मंथली है आप उसको फॉलो कर लीजिए। और कभी भी इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पूरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसकी कंक्लूजन्स क्या है, ये सब नहीं, बट वाई इन न्यूज़ जो दिया रहता है आप उसको ज़रूर पढ़ लेंगे। तो ये आपके पास एक सोर्स मिल गया। ठीक है, और जो मान लीजिए कि 71st दे रहे हैं, तो 71st वालों को मुझे लगता है कि मंथली पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है और उनको मंथली ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये एक आपका सोर्स हो गया। ना जो दूसरा सोर्स, अगर आपको मान लीजिए कि नहीं कुछ क्वेश्चंस होंगे जो विजन में नहीं मिलेंगे, ये बात सत्य है, तो आप क्या करेंगे, आप क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मंथली आती है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लास्ट मोमेंट पे घटना चक्र भी आएगी, बट ये डिपेंड करता है, वो तो यूपी पीसीएस के लिए निकालेंगे, तो आप उसको भी ले सकते हैं। जो आई दृष्टि वाली किताब आती है वो अच्छी किताब होती है, आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप घटना सार को ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ना, जो करंट अफेयर्स का जो सोर्स होता है ना, ये एक जगह से नहीं करना चाहिए। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया, आपको कभी कोई नहीं बोलेगा, इवन मैं भी नहीं बोलूँगा कि आप कभी भी पॉलिटी के लिए 2 सोर्स पढ़ो, लक्ष्मीकांत के अलावा कोई चीज़ पढ़ो, बट करंट अफेयर्स पार्ट पे ना इट इज़ समथिंग जो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, बहुत ही इसका एक्सपेंस फैला हुआ है। तो आपको करना ये चाहिए कि आपको डिफरेंट सोर्सेज को इसमें यूज करनी चाहिए। नाउ मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम पे जो ISPCS फैक्ट्री BPSC टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने कहा कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, पॉसिटी ऑफ टाइम, या पर्सनल कुछ कमिटमेंट्स हैं, उसकी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूं। तो जो चीज़ें मैंने प्रॉमिस की है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, या बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, या मैपिंग सेक्शन है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, दैट आई विल सम हाउ मैनेज एंड विल ट्राई टू कंप्लीट दैट, विल डेफिनेटली कंप्लीट दैट। बट जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, आप प्लीज़ उसको आप हमें मेल आईडी हमने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, आप टेलीग्राम से मेल आईडी पे प्लीज़ आप भेजें। नाउ मैं उसमें करूँगा क्या कि मैं अपने तरीके से देखूँगा कि कौन कौन सा PDF है जो कंपाइल करके, और उसको हम कंपाइल किया जाए और उसको हम टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी है उन सबको हेल्प मिल जाएगी उससे, कि किसी एक का हेल्प, कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो वो हो जाएगा। नाउ करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है रिवीजन, क्योंकि अदर चीज़ों में आपने अगर पहले भी अटेम्प्ट दे रखा है तो आपने रिवीजन किया होता है, करंट अफेयर्स बिल्कुल आपके लिए नया होता है, तो आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में। नाउ अब हम हिस्ट्री की बात करें तो 3 पार्ट में बटा है, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो एक आप काम कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो हिस्ट्री की समरी आती है, जैसे NCERT की समरी आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बट ये वैसा तरीका हो गया कि बिल्कुल एंड में हमारे पास टाइम कम है तो हमने डायरेक्टली घोट लिया। अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो आप ये ओल्ड NCERT जो RS शर्मा की है पढ़ लें, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, जब ये वाली आप किताब पढ़ लेंगे तो एक ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हुआ कैसे था चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद जब आप कोई टेस्ट पेपर बनाएंगे, PYQ बनाएंगे, तो वो उसमें एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा। मिडीवियल के लिए भी आप चाहें तो मिडीवियल के लिए देखिए, वैसे तो अगर काफ़ी सतीश चंद्रा का किताब अगर टाइम है तो पढ़ें, और टाइम ना हो तो इसको ना पढ़ें, क्योंकि बल्कि है, ओल्ड NCERT है, ये बल्कि है। तो आप इसके जगह पे चाहें तो बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लूसेंट प्लस जो क्वेश्चन बैंक होते हैं तो क्वेश्चन बैंक से काम चला सकते हैं, प्लस PYQ, तो इतना ये सफिशिएंट हो जाएगा।
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम की किताब है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लें। नाउ एक काम ये कर सकते हैं कि हम एनालाइज करेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो थीम्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे कि बीपीएससी में अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आधार पे वो लोग कौन सी थीम को पकड़कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसमें से कर सकते हैं। इन जितनी भी एरियाज पे हम चर्चा करेंगे आप प्लीज़ पीवाईक्यू को देख लेंगे, क्योंकि देखिए बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 67 से भी अगर 69 तक का देख लेते हैं तो इतने से मोटा मोटा आपको अंदाज़ा मिल जाता है। और आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखिए, जो सीसीई का क्वेश्चन है उसको, कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं बीपीएससी जितनी एग्जामिनेशंस कराती है हम सबका देखेंगे, वो बेनिफिशियल नहीं होगा। रीजन बीइंग, जैसे अगर आपने देखा होगा यूपीएससी का, तो वो सीएपीएफ का पेपर कंडक्ट करते हैं और अपना जो सिविल सर्विसेज वाला पेपर होता है उसको कंडक्ट करते हैं। बट दोनों के क्वेश्चंस में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाएं उस तरह के, बट दोनों का जो वेटेज होता है सब्जेक्ट्स का वो अलग अलग होता है। दोनों का जो टॉपिक को कितना डेप्थ में जाना है वो अलग अलग होता है। तो आप स्टिक रहें, आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर। हाँ, आप बेहतर की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर कोई चाहता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन देखना तो ये बेनिफिशियल होगा, लेकिन आप अगर कहें कि नहीं हम एसएससी के भी जीके का क्वेश्चन देख लेंगे उससे काम चल जाएगा, या अदर कोई एग्जामिनेशंस बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो आई डू नॉट एग्री विद दैट। ये काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट अगर देखें, देखिए 69 से साइंस एंड टेक पे एक फोकस बढ़ा है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। या अगर जो लोग 70th दे रहे हैं अभी, तो वो लोग पीटी 365 को पढ़ सकते हैं। यहाँ से ये वाला पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। और ये जो साइंस वाला पोर्शन है ये आपको एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। और अगर कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहता है तो उनके लिए है लूसेंट। और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है आपको तो घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी एक बार अपने से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, हल्का सा अगर आप गो थ्रू कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आपको चित्र मिलता है, कई जगह एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। तो अगर जिनके लिए टाइम नहीं है ज़्यादा तो उनके लिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। अगेन एक कोर एरिया है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल एक ऐसा एरिया है जिससे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर जो लोग छोड़ के जाएंगे उनका बहुत नुकसान हो जाएगा और ये बहुत टाइम लेता नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए आपके पास कई स्रोत हैं, जैसे या तो आप केबीसी का किताब ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घटना चक्र की भी किताब आती है, शायद उसका नाम तथ्यसार है, या फिर आप चाहें तो क्राउन का किताब ले सकते हैं, या फिर इम्तियाज अहमद सर की किताब है, आप इनको ले सकते हैं। देखिए ये सारी किताबें इक्वली गुड हैं, ठीक है। ये सभी किताबें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन सभी में से किसी को आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। कोई एक फॉलो करना है, ये गलती मत कीजिएगा कि 2 फॉलो करना है, कोई एक फॉलो कर लीजिए, इससे आपका काम। बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे आते हैं और वो भी चैप्टर्स भी डिफाइंड है। जैसे आप देखिएगा रिवर्स से, तो रिवर्स से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आप इस तरह के, या मिनरल्स हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन पे उनका फोकस है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर वाइज अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी कर लेते हैं तो काम चल जाता है। नाउ कुछ इमर्जिंग सेक्शन मैंने यहां पे लिखा है। इमर्जिंग सेक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि देखिएगा तो अगर 2 साल पहले आप देखेंगे तो ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता रहा है, लेकिन पिछली 2 बार से ज्योग्राफी, या 3 बार से कहें तो ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जिससे कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके लिए अच्छी बात यह है कि अपने पास सोर्सेस डिफाइंड हैं, और एनसीईआरटी 9th to 12th या फिर आप 11th 12th का भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। बट ये करना पड़ेगा, और ख़ासकर जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है आप इस पे विशेष ध्यान देंगे, स्पेशल एम्फेसिस देंगे इस पे। और मैपिंग एक ऐसा सेक्शन हो जाता है ज्योग्राफी में, वैसे हम मैपिंग कराएंगे, तो मैपिंग एक ऐसा सेक्शन है, जैसे कई बार पूछता है कि कर्क रेखा से कौन सी देशों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। या फिर कई बार कोई सी दे दिया जाएगा, माउंटेन दे दिया जाएगा, उसको मिलान करने को दे दिया जाता है। तो मैपिंग सेक्शन, कई बार आप एक एटलस जरूर खरीद लें और उसको समय समय पे देखते रहें,
क्योंकि देखिए जब आप मेंस भी लिखेंगे तो अगर उसमें कोई मैप ड्रॉ करते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, कहीं कोई लोकेशन को दिखाते हैं, वो एक झटके में टीचर को दिखता है और उससे ऑथेंटिसिटी बनती है। तो ज्योग्राफी भी एक ऐसा सेक्शन है जिससे अगर क्वेश्चंस इंक्रीज भी हो जाएं तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ रहे हैं। और जब भी कोई टीचर क्वेश्चन सेट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखते जरूर हैं। नाउ इकोनॉमी एक ऐसा सेक्शन है, लास्ट टाइम तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बने, बट मुझे लगता है ये एक ऐसा सेक्शन है उसके पहले अगर आप जाएंगे तो हमेशा से ही क्वेश्चन बने हैं। बट नहीं बने बने ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम से तो पूछा, तो बजट का पार्ट तो गवर्नमेंट स्कीम भी होता है। तो इस तरह से इकोनॉमी में जैसे अगर आपने स्कीम्स कर ली, खासकर जो रीसेंट स्कीम है या फिर जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं, उनको कर लिया। बिहार और इंडिया का, बिहार प्लस इंडिया का बजट एंड इको सर्वे कर लिया आपने। साथ में कुछ टर्मिनोलॉजीज अगर आपने कर ली, और इसके साथ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर आपने कर लिया, तो ये आपको बहुत हेल्प दे देगा। इतना से आपका काम इकोनॉमी का चल जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से बीपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, बट एक चीज़ देखेंगे कि मल्टीपल जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिले 69th बीपीएससी में, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट पढ़ लेंगे तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू रीड इट इन ए होलिस्टिक वे। नाउ अदर एरियाज कुछ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है या इन एरिया से सवाल नहीं आते हैं या ये एरिया से सवाल पूछे नहीं जा सकते हैं। हम इसका क्लासिफिकेशन इस आधार पर किए हैं कि ये एरियाज किस तरह से अब तक पूछे गए हैं। तो 3 ऐसे सेक्शन हैं, पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग और मिसलेनियस, जिससे बहुत सवाल नहीं पूछेंगे। जैसे पॉलिटी से देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 12 से 15 सवाल आपको मिल जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग से हमेशा से 10 सवाल आते हैं, और कुछ मिसलेनियस सवाल हो सकते हैं, डिपेंड्स की क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये 5 से 10 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ना पॉलिटी के लिए क्या करना है, अब देखिए कई सारे लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत जो है सर हम इतना कैसे पढ़ेंगे, इतना कम आउटपुट है। बट मुझे लगता है कि जो फैक्ट्स है, खासकर फैक्ट्स ही पूछता है बीपीएससी। आप देखे होंगे तो जितना क्वेश्चंस देख लीजिए, तो फैक्ट्स को और जो प्रोसीजर होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम चैप्टर्स का नेम बता देंगे और उन चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो है वो बीपीएससी के लिए किताब नहीं बनाई गई है। बट देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, अगर आप लक्ष्मीकांत मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको मेंस भी तो लिखना है ना। तो मेंस में 114 नंबर का सवाल जीएस 2 में आपको लिखना होगा। तो क्या अगर आप केवल फैक्ट्स पढ़ेंगे या केवल हल्के से प्रोसीजर के माध्यम से प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेंगे, बट जब बात आएगी जीएस 2 का, तो वहाँ पे पूछेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है और अब तक ये कैसे ये इवॉल्व होकर आया है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल को क्रिटिकली एनालाइज करें। इस तरह के जब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, या पार्लियामेंट सोवरेन है या नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको डिफिकल्टी आएगी। सो बेहतर है कि जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम बताएंगे आप उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लेंगे, तो आपका प्री का भी काम हो जाएगा और आपका मेंस का भी काम हो जाएगा। नाउ मैथ्स एंड रीजनिंग में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे अलजेब्रा अगर खोल लेंगे तो नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, परसेंटेज है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये बहुत ही कम टाइम में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें मैंने देखा है कि 10 में से 10 भी लोग लेके आते हैं। तो ये काम आप कर लेंगे, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हो जाएगा। ना मिसलेनियस सेक्शन के लिए कुछ करना नहीं है। इसके लिए जो भी आप टेस्ट देंगे, अगर मान लेते हैं कुछ उसमें से आपको नहीं आया, तो वो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिसलेनियस कवर होगा। या फिर कोई भी वन लाइनर किताब जिसमें आपको लगता है कि फैक्ट्स दिया हुआ है, आप उससे करते हैं, जो विविध करके दिया होता है, तो उस सेक्शन से भी आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। या कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, मतलब एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू थिंक कि आपके पास नहीं था और आपके पास आ गया, आपने कॉपी में नोट डाउन किया और फिर उसको कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी होलिस्टिकली बात कर लिया है ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस पे, और जो भी होगा आगे हम बात करेंगे। और बाकी आप इस समय, बस मेरा यही कहना है कि इस समय प्रिपरेशन को और धार दीजिए, बहुत कम समय बचा है। देखिए लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो 67th में इसी तरह का प्रॉब्लम होता था, 10 बार डेट बदला था, मतलब इनफैक्ट ऑफिशियली डेट आता था और ऑफिशियली डेट चेंज होता था। तो और प्रीलिम्स का 10 बार हुआ था, इनफैक्ट पेपर लीक हो गया था, उसके बाद कई बार डेटा आता था, कई बार यूपीएससी मेंस होने की वजह से प्रॉब्लम आई। ये यूपीएससी का मेंस का मान लीजिए 2 डेट है, मतलब ऑप्शनल, इधर ऑप्शनल है और लैंग्वेज पेपर है, और इधर जीएस और एसए का पेपर है, इसके बीच में पेपर रख दिया गया था। फिर 2 शिफ्ट में पेपर, 2 दिन अलग अलग पेपर कराने की बात कही गई थी। तो इन सारी चीज़ों में बहुत प्रोटेस्ट हुए और अंततः जो है कहाँ ज़्यादा टाइम बढ़ाया, जैसे 22 सितंबर की बात कही जा रही थी उस बार, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके उन्होंने 30 सितंबर किया। तो आप इस भुलावे में ना रहें कि अगर डेट बढ़ता है तो बहुत, देखिए अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड कारण होता है जिसमें कोई लीगल क्वेश्चन फंसता है तो वो तो बात ही अलग हो गई, लेकिन फिर भी जब तक आयोग कह नहीं देता है तब तक आप 30 सितंबर को ही मान के तैयारी करेंगे, क्योंकि ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। अगर आप गलती से भी सोच रहे हैं, गलती से भी ये माइंड में भी आ रहा है कि नहीं हो सकता है एग्जामिनेशन का डेट बढ़ जाए, तो फिर आप समझिए कि आप लाखों लोगों से पीछे हो जाएंगे, और फिर वही साइकिल चलता रहेगा 70 टू 71, 71 टू 72। मुझे नहीं लगता है कि आपको उसमें फिर वो परेशानी वाली चीज़ें हैं। सो अभी जितना टाइम है, फोकस ऑन योर वर्क, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो, पार्टी आउटिंग कम करो, आप रिवीजन ज़्यादा करो, टेस्ट पेपर लगाओ और उनका रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच।